एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बजट को लेकर और हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए तमाम गेस्ट उनके साथ मौजूद हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शशि, हम बहुत सारी चीजों को लेकर बात कर रहे थे। हमने शुरुआत की महिलाओं से लेकर, आपने महिला से बातचीत की, आपने जाना कि वहां पर किस तरीके की चीजों की जरूरत है, ये बजट का असर उनके ऊपर कितना पड़ सकता है और कैसे वो उसको मैनेज करेंगी। फिर हम आए एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज को लेकर, फिर हम आए किसानों को लेकर, क्योंकि किसानों की हम जब बात कर रहे थे तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमें पता है कि उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे में किसानों के लिए कई सारी योजनाएं भी लेकर आए थे। पिछले साल के बजट में भी हमने कई सारी चीजें देखी थी, हालांकि तब उन्होंने कहा था कि थोड़ी राहत मिली है। इस बार के बजट में किसानों को क्या कुछ और मिल सकता है, हम बात करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की हम बात करेंगे, आयुष्मान भारत योजना की हम बात करेंगे, अटल पेंशन योजना की। ओवर टू यू शशि। देखिए, ये बात सही है कि पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को संबल मिला है, लेकिन जो आमदनी दोगुनी करने का विषय था वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि पिछले कुछ समय में कई बार कृषि मंत्रियों से अलग अलग समय हमारी बातचीत हुई तो केंद्र के कृषि मंत्री को ये अंदाज़ा नहीं था कि किसान की आमदनी कितनी है और जो चीज़ पता नहीं है उसको दोगुना कैसे करेंगे। लेकिन अभी मुकेश माथुर जी कह रहे थे कि व्यापारियों की कोठियां बन गई और एमएसएमई सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पंकज जी, उनसे पूछ लेते हैं कि कितनी कोठियां बन गई पंकज जी, और साथ में आप क्या कोठी बनाने वाले लोग ऐसे एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं जो देश की प्रगति को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एमएसएमई सबसे बड़ा सेक्टर है जो रोजगार देता है। देखिए, एक्चुअल में ये तो सब कहने की बातें हैं, कोठियां बन गई। वास्तव में कोविड के बाद में एमएसएमई सेक्टर सर्वाइवल के लिए जूझ रहा है। एमएसएमई सेक्टर को पिछली 5 साल होने आए पंकज जी, अब तो फिर भी स्थिति वही है। मैं अगर बात करूं, मैं खुद एक एडवोकेट भी हूं। डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में इतने मैटर्स पेंडिंग हैं कि आप सोच नहीं सकते। एमएसएमई सेक्टर, वो जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो अब आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में एकदम से इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो उलझ जाती है पूरी तरह से। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ में पूरी तरह से गुथा और बंधा हुआ है। ये पूरा इकोसिस्टम है इकोनॉमी। सरकार से कोई डिमांड की आपने समय समय पर, लेकिन कोई अपेक्षा पूरी हुई कि ब्याज कम से कम रात को ना चले ब्याज, क्योंकि आप सोते हैं तब भी ब्याज चल रहा है, जग रहे हैं तब भी ब्याज 24 घंटे। देखिए, मैं पिछली बार के बजट की बात करूं, निर्मला सीतारमण जी जो माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने 4 जातियों का उल्लेख किया। अब उसमें मैं मानता हूं कि एक जाति व्यापारी के रूप में आप और ऐड कर लें। युवा को आपने लिया, महिला को लिया, किसान को लिया, आप एक जाति व्यापारी को भी ऐड कर लें। और एमएसएमई सेक्टर को पिछला बजट ऐड कर लिया, उसमें ही व्यापारी भी आ गए, क्योंकि किसान ऊर्जा कंज्यूमर और ऊर्जा दाता दोनों हो गए आजकल। पिछला बजट एमएसएमई सेक्टर के लिए भी फोकस था, नो फोकस सेक्टर थे उसमें। एमएसएमई सेक्टर में कुछ चीज़ें ऐड की थी। एमएसएमई सेक्टर में 10 लाख का जो ये मुद्रा लोन था उसको बढ़ा करके 20 लाख किया। मैं मानता हूं कि उसमें कुछ और चेंजेस होने की उम्मीद है। मुद्रा लोन, अच्छा, इसके अलावा एक स्ट्रेस फंड की भी बात की गई थी, लेकिन वो एक्चुअल में स्ट्रेस फंड अभी तक कहीं भी रिलीज नहीं हुआ है। उसमें केवल बात की, एक टीआरईडी की स्कीम थी बहुत अच्छी। मैं चाहता हूँ कि उसमें भी जो 500 करोड़ से उन्होंने क्या किया, वर्किंग कैपिटल को, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल उलझी हुई है तो उसको आप कैपिटल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे एक बड़ा जो चेंज हुआ, काफ़ी कुछ चेंज हुआ उसमें, कई बड़ी इंडस्ट्रीज भी उसमें आ गई। लेकिन उसमें और चेंजेस होने की उम्मीद है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एमएसएमई सेक्टर को अगर आप फोकस करोगे तो पूरे इकोसिस्टम में, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ इंजन है। अगर एमएसएमई सेक्टर को आप डेवलप करने की बात करते हैं तो बड़ी इंडस्ट्रियां ऑटोमेटिक डेवलप होती हैं, कि वहां से ही पूरा पैसा चलता है इकोनॉमी में कहीं ना कहीं। व्यापारियों का पूरा अगर व्यापार में पूरा फोकस एमएसएमई के अंदर कुछ, क्योंकि जो फोकस एरिया पिछली बार एमएसएमई के लिए था उस पर आप थोड़ी सी कुछ और स्कीम लाएं। अगर आप मुद्रा लोन की बात करते हैं, आज भी मुद्रा लोन अगर 20 लाख में लेने की कोशिश करूं एमएसएमई के रूप में, तो आज भी कहीं ना कहीं क्रेडिट गारंटी मुझे देनी पड़ती है बैंक को, क्योंकि बैंक अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करती है। दूसरा, एमएसएमई के लिए एक सबसे बड़ा अभी जो क्रंच है, मैं कहूँगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी एक परेशानी है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक स्पेशल फंड एमएसएमई के लिए लेकर के आए। एक मैं कहूँगा मैं राजस्थान से रिसर्च करना चाहते हैं क्या लोग? मैं वही कहने की बात कर रहा हूँ। हमारे राजस्थान में अभी राइजिंग राजस्थान हुआ, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगर डबल इंजन सरकार के रूप में मैं देखूं तो अभी रिप्स 2024 में कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ नई चीज़ें आई हैं। उसी को फोकस करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर
जो इस बजट के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ पैसा दे और हर इंडस्ट्रियल एरिया में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बने, तो जो भी उत्पाद एमएसएमई के होंगे वो बेहतर गुणवत्तापूर्ण होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सेल होंगे, क्योंकि आज क्वालिटी और क्वांटिटी का गेम चल रहा है एमएसएमई के लिए। अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा प्रोडक्ट अगर एमएसएमई आज बना रहा है, उसका कम्पिटिटिव चाइना से बन के आ जाता है, क्योंकि आप उसको कितना ही बंद कर लें वो प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में। तो एमएसएमई का प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर पाता मार्केट में। अगर वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है क्वालिटी के रूप में, रेट के रूप में, तो आप बैक हो जाते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स, और फिर वही इम्पैक्ट आता है एमएसएमई की पूरी इंडस्ट्री में। पूरा सेक्टर इफेक्टेड होता है। एक छोटा सा उत्पाद वहाँ से चल के आया, उसकी कॉपियाँ बनी और पूरा का पूरा एक सेक्टर इफेक्टेड होता है। तो मैं कहूँगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इसमें फोकस होना चाहिए, और 100% एमएसएमई को फोकस करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ और किताबों तक सीमित ना रह जाए वो। तो केवल किताबों तक और बातों तक सीमित ना रहे। कुलदीप जी, आप 40 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप खुद भी कारोबारी हैं, आप टूरिज्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो क्या स्थिति है टूरिज्म को लेकर के? टूरिज्म भी एक बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, लेकिन क्या सरकार उस पर टोटल अच्छा इन्फ्यूजन दे पा रही है? पहले धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपने आमंत्रित किया है इस चर्चा में, और पर्यटन का जहाँ तक संबंध है वहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लगे हुए हैं कि पर्यटन का बढ़ावा हो। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच आप हर जगह सुन सकते हैं, हर एक में उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करी है। इस बजट में हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो है जीएसटी के ऊपर ध्यान दे थोड़ा सा, क्योंकि हमने जीएसटी काउंसिल को भी लिखा है कि राजस्थान में जो ऑल ओवर इंडिया भी है कि जीएसटी काउंसिल में बड़ी वेरिएशन है। जैसे अगर आप होटल में खाना खा रहे हैं तो 18% टैक्स दे रहे हैं, और वही आप स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो 5% जीएसटी दे रहे हैं, और वेडिंग्स कर रहे हैं तो 18% दे रहे हैं, टूर ऑपरेटर की सेवाएं ले रहे हैं तो आप 5% पे कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सबको आप 12% पे ले आइए और उसके ऊपर आईटीसी अप्लाई कर दीजिए, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा टूरिज्म। पॉपकॉर्न और मीठे पॉपकॉर्न में ही टैक्स का अंतर हो रहा है, तो आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक पे भी बहुत है, तो ये एक होना चाहिए। इससे क्या बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, जब बिल बनता है गेस्ट का तो उसके अंदर इतने सारे टैक्सेस जुड़ जाते हैं, होता है सारा जीएसटी के नाम से। लेकिन आप यूरोप में कहीं पे भी जाइए एक जीएसटी लगता है, यहाँ पे 25 तरह की जीएसटी है, तो एक जीएसटी लग जाए 12% और उसके ऊपर आईटीसी मिल जाए तो एक बहुत ईजी हो जाए।